कई बार ऐसा आपके लाइफ में हुआ होगा कि टीचर ने आपको पढ़ाया होगा, आपने खुद पढ़ने की कोशिश किया होगा, इसके बाद भी आपको समझ में नहीं आया आज तक कि इंट्रॉपी क्या होता है, इंट्रॉपी के क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, इंट्रॉपी के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, ये कुछ समझ में आज तक आपको नहीं आया। आइए आज हम आपको समझाते हैं क्या होता है इंट्रॉपी, कैसे लगेंगे इनके क्वेश्चन, चाहे वो किसी स्टैंडर्ड के क्वेश्चन हो, आईटी का हो, नीट का हो, या किसी भी कंपटीशन एग्जाम के क्वेश्चन हो, कैसे लगाएंगे आप इंट्रॉपी के क्वेश्चंस को, और क्या होता है इंट्रॉपी, कहाँ से निकल के आता है इंट्रॉपी, ये सारी डिटेल्स आज आपको हम समझाएंगे। तो बच्चों, आप सबका स्वागत है आपके प्रिय चैनल केमिस्ट्री बाय पीसी सर पर, और नाम तो आपने सुना ही होगा, पीसी सर। तो आइए क्या होता है इंट्रॉपी, इसको डिस्कस करते हैं, आपको समझाते हैं। बेसिकली होता क्या है, कभी किसी टीचर ने आपको पढ़ाया और हो सकता है आपको इंट्रॉपी समझ में ना आया, तो उसमें टीचर का कोई फॉल्ट नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जिनका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं होता है, सब मंत्रगणित कहानियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें। सर साइंस में भी ऐसा, विज्ञान तो सब एक्सपेरिमेंट पे चलता है। भाई देख लो आप, हाइब्रिडाइजेशन का कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है, टोटल हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट होता है हाइब्रिडाइजेशन, सब माना गया है, मान के बनाया गया है, हाँ रिजल्ट सही आता है। ठीक उसी तरह से इंट्रॉपी भी एक हाइपोथेटिकल फिनोमेना ही है, इसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है, सब काल्पनिक दुनिया है। क्या होता है इंट्रॉपी, आइए समझते हैं। बच्चों, जो ये इंट्रॉपी है, अगर इसकी बात हम करने की बात करें तो इंट्रॉपी समझने से पहले आपको दो वर्ड समझना होगा, एक होता है स्पॉन्टेनियस और दूसरा होता है नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस हम उसको बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं जो इटसेल्फ होता है, स्वतः होता है, अपने आप होता है। जैसे हीट हमेशा फ्लो करता है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, ऑलवेज। तो हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर जाता है, ये इटसेल्फ होता है और होता रहेगा। हमें पता है पानी हमेशा ऊपर से नीचे गिरता है, तो ये नेचुरल कंडीशन है, तो ये कैसा है, स्पॉन्टेनियस। लेकिन अगर आप पानी को नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो इसके लिए आपको डिवाइस लगाना होगा, मोटर लगाना होगा, तो पानी नीचे से ऊपर भी चला जाएगा। तो अगर पानी ऊपर से नीचे जा रहा है तो ये नेचुरल प्रोसेस है, ये स्पॉन्टेनियस है। लेकिन अगर पानी को आप नीचे से ऊपर ले जा रहे हैं तो ये नेचर के अगेंस्ट है और ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, और नॉन स्पॉन्टेनियस कराने के लिए आपको कोई एक्सटर्नल डिवाइस की आवश्यकता पड़ेगी। अब आप कहेंगे सर पानी हम कुएं से निकाल लेंगे रस्सी के द्वारा, आप निकाल सकते हैं, सही है, लेकिन रस्सी क्या है, आपने एक चीज का इस्तेमाल तो कर ही लिया। तो अगर किसी चीज का हेल्प के द्वारा आप नेचर के अगेंस्ट कोई काम करा रहे हैं तो सिस्टम आपका नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाता है। तो स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस, इनकी आवश्यकता हमें पड़ेगी इंट्रॉपी को समझने में। तो वो प्रोसेस जो इटसेल्फ होंगे, स्वतः होंगे, वो स्पॉन्टेनियस, जो स्वतः नहीं होंगे, एक्सटर्नल डिवाइस के द्वारा होंगे, वो होगा नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, आइए क्या होता है इंट्रॉपी। बच्चों, अगर हम इंट्रॉपी की बात करें तो जो ये इंट्रॉपी है इसको रिप्रेजेंट करते हैं यस से, और इंट्रॉपी होता है रैंडमनेस ऑफ सिस्टम। रैंडमनेस ऑफ सिस्टम, किसी सिस्टम में कितना रैंडमनेस है, या इसी को बोलते हैं डिसऑर्डरनेस ऑफ सिस्टम। डिसऑर्डरनेस ऑफ सिस्टम, बातें एक ही हैं। सिस्टम कितना डिसऑर्डर है, सिस्टम कितना अव्यवस्थित है, जितना ज़्यादा डिसऑर्डरनेस रहेगा, जितना ज़्यादा रैंडमनेस रहेगा, जितनी अव्यवस्था होगी इंट्रॉपी उतनी ज़्यादा होगी सिस्टम की। और जितनी चीज़ें व्यवस्थित होती चली जाएंगी, ऑर्डर्ड होती चली जाएंगी, वेल मैनर्ड होती चली जाएंगी, इंट्रॉपी सिस्टम की घटने लगेगी। यानी कहने का मतलब ये है कि इंट्रॉपी किसी सिस्टम के अंदर उसके रैंडमनेस को मापने का एक पैमाना होता है। यानी इंट्रॉपी इज ए स्केल टू मेजर द रैंडमनेस ऑफ सिस्टम। किसी सिस्टम में कितना रैंडमनेस है, किसी सिस्टम में कितनी अव्यवस्था है, इस चीज को मेजर करने का एक स्केल है जिसे हम बोलते हैं इंट्रॉपी। ठीक है,
और ये भी बनाया गया स्केल है, ये कोई एक्सपेरिमेंटल नहीं है। तो एंट्रोपी क्या है? किसी सिस्टम में कितना डिसऑर्डरनेस है, किसी सिस्टम में कितना रैंडमनेस है, किसी सिस्टम में कितनी अव्यवस्था है, यही है एंट्रोपी। अगर अव्यवस्था बढ़ेगा तो एंट्रोपी बढ़ेगी, और अव्यवस्था घटेगा यानी चीजें व्यवस्थित होने लगेंगी तो सिस्टम की एंट्रोपी घट जाएगी। जैसे सपोज करिएगा, यानी हम एक बात कर लें, जो एंट्रोपी है एस, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिसऑर्डरनेस के। यानी डिसऑर्डरनेस बढ़ेगा, एंट्रोपी बढ़ेगी, डिसऑर्डरनेस घटेगा, एंट्रोपी घटेगी। वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप एक बार समझ गए तो कोई भी क्वेश्चन आपका गलत होगा ही नहीं, और क्वेश्चन बताने की जरूरत ही नहीं है, आप अपने आप कर ले जाओगे क्वेश्चन को। समझिएगा, जो एंट्रोपी होता है बच्चों, इस एंट्रोपी को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन एंट्रोपी चेंज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी जो एंट्रोपी चेंज है डेल्टा एस, ये इक्वल टू होता है एंट्रोपी ऑफ फाइनल माइनस एंट्रोपी ऑफ इनिशियल। ये है फार्मूला। यानी एक चीज और कंफर्म हो गया कि एंट्रोपी केवल फाइनल पे डिपेंड करती है और इनिशियल पे डिपेंड करती है। एंट्रोपी कभी भी पाथ पे डिपेंड नहीं करती है। एंट्रोपी पाथ डिपेंडेंट प्रॉपर्टी नहीं है। एंट्रोपी केवल फाइनल पे डिपेंड करती है, इनिशियल पे डिपेंड करती है। यानी एंट्रोपी एक तो स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी है, दूसरी एंट्रोपी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। बात आप समझ गए? ठीक, तो एंट्रोपी कैसी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती जो सब्सटेंस के अमाउंट पे डिपेंड करती थी। और दूसरी चीज स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी। और बच्चों स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी उनको बोलते हैं जो फाइनल पे डिपेंड करती है और इनिशियल पॉइंट पे डिपेंड करती है, उसको बोलते हैं स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी। और एंट्रोपी भी एक स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी है जो फाइनल पे डिपेंड कर रही है, इनिशियल पे डिपेंड कर रही है, और एंट्रोपी चेंज आसानी से निकल जा रहा है। और एंट्रोपी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये सब्सटेंस के अमाउंट पे डिपेंड करती है। बेसिकली अगर देखा जाए तो एंट्रोपी पैदा हो रही है स्पॉन्टेनियस से। कहाँ से पैदा हो रही है? स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अगर आप सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करिए तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इंक्रीज आफ्टर ईच स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। हर स्पॉन्टेनियस के प्रोसेस के बाद एंट्रोपी यूनिवर्स की बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। कहने का मतलब है कोई भी चीज डिसऑर्डर जल्दी हो जाता है, उसको ऑर्डर्ड करने में समय लगता है। तो बच्चों हमेशा कुछ चीजें याद रखिएगा। एक तो हमारे पास है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। दूसरा हमारे पास है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और तीसरी हमारे पास है साइक्लिक प्रोसेस। और हमारे पास है एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम जब रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों चल रही है तब इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होता है। अगर इनके लिए हम एंट्रोपी की बात करें, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए एंट्रोपी हमेशा पॉजिटिव होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए एंट्रोपी निगेटिव होती है, साइक्लिक प्रोसेस के लिए एंट्रोपी हमेशा जीरो आती है, और इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए हमेशा एंट्रोपी जीरो होती है। यानी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए जो एंट्रोपी डेल्टा एस है ये ग्रेटर देन जीरो। नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए एंट्रोपी इज लेस देन जीरो, लेकिन साइक्लिक प्रोसेस के लिए एंट्रोपी जीरो
और इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए एंट्रोपी 0। एंट्रोपी निकालने का भी एक मैथमेटिकल फार्मूला होता है जिससे आप आसानी से एंट्रोपी निकाल सकते हैं, यानी चेंज एंट्रोपी, एंट्रोपी चेंज ही निकलेगा हमेशा, इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन टेम्परेचर। लीजिए, इससे निकलता है एंट्रोपी। जितना ज़्यादा डिसऑर्डरनेस रहेगा, जितना ज़्यादा रैंडमनेस रहेगा, सिस्टम की एंट्रोपी उतनी ज़्यादा आएगी। जैसे एग्जाम्पल सपोज के हमारे पास एंट्रोपी है आइस, बर्फ, हमें एंट्रोपी देखना है वाटर का, लिक्विड, और हमें एंट्रोपी देखना है वेपर का जब गैस बन गया। तो वाटर भी, आइस भी वाटर है, वाटर तो लिक्विड है ही है, और यहाँ पर है वेपर फेज में वाटर। एंट्रोपी किसकी ज़्यादा है? तो हमेशा याद रखिएगा एंट्रोपी वेपर की ज़्यादा होगी, फिर वाटर लिक्विड की ज़्यादा होगी, और सबसे कम एंट्रोपी होगी आइस में। क्यों? क्योंकि जब बर्फ़ जम गया, जब बर्फ़ बन गया, तो वाटर के मॉलिक्यूल अपनी पोजीशन पे फिक्स हो गए, अब वो हिल डुल नहीं सकते हैं, तो एंट्रोपी घट गई। हमें रैंडमनेस चाहिए, अव्यवस्था चाहिए, तो यहाँ पर मॉलिक्यूल फ्रीज हो गए, तो यहाँ पर रैंडमनेस कम हो गई। लेकिन जैसे ही बर्फ़ पिघलेगा वाटर में, लिक्विड में, तो वाटर के मॉलिक्यूल इधर उधर भागना स्टार्ट कर देंगे, तो रैंडमनेस थोड़ा बढ़ गई। रैंडमनेस बढ़ा तो एंट्रोपी बढ़ गई। लेकिन जैसे पानी को खौला के आप भाप बना दोगे, गैस बना दोगे, तो अब वाटर के मॉलिक्यूल कहीं भी उड़ के जा सकते हैं, यानी रैंडमनेस और ज़्यादा बढ़ गई। तो जैसे जैसे रैंडमनेस बढ़ेगा वैसे वैसे एंट्रोपी की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। कि जैसे आप टेम्परेचर किसी सिस्टम का बढ़ाएंगे, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो एंट्रोपी इंक्रीज कर जाएगी हमेशा। क्योंकि अगर सिस्टम में आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो दौड़ना धूपना स्टार्ट कर देंगे, और जितना ज़्यादा उछलना कूदना करेंगे रैंडमनेस बढ़ जाएगा, अव्यवस्था बढ़ जाएगी। अव्यवस्था बढ़ेगा तो सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज कर जाएगी। हम एंट्रोपी के क्वेश्चन को खेल रहे हैं। हमारे पास प्लेइंग कार्ड है, ताश के पत्ते। अब इन ताश के पत्तों को हमने हवा में उछाल दिया। अब आप बताइए एंट्रोपी बढ़ी कि एंट्रोपी घटी? एंट्रोपी इंक्रीज कर जाएगी। जैसे आप प्लेइंग कार्ड को उछालेंगे, क्योंकि प्लेइंग कार्ड जब आपके हाथ में थे तो सिस्टमेटिक थे, कहाँ राजा था, कहाँ रानी थी, कहाँ इक्का था, सब बिल्कुल मेंटेन थे। लेकिन जब आपने हवा में उछाल दिया, अब सब डिस्टर्बेंस पैदा हो गया, अव्यवस्थित हो गया। तो जैसे ही अव्यवस्थित होगा, प्लेइंग कार्ड्स की एंट्रोपी क्या हो जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। जैसे जैसे आप किसी सिस्टम में प्रेशर बढ़ाएंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे तो एंट्रोपी घट जाएगी। हमेशा याद रखिएगा, जैसे आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो एंट्रोपी क्या होगी? डिक्रीज कर जाएगी। जैसे सपोज करिए कि हमारे पास नाइट्रोजन है, 1 atm प्रेशर पर है। रिएक्शन में हमने प्रेशर बढ़ा दिया, नाइट्रोजन को 10 atm प्रेशर पर ले आए, तो बताओ एंट्रोपी बढ़ा कि घटा? तो हमेशा याद रखिएगा एंट्रोपी क्या हो जाएगी? लेस देन 0। एंट्रोपी घट गई, एंट्रोपी डिक्रीज हो गई। कैसे? प्रेशर क्या है? सपोज करिए आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, अब घर में कोई नहीं है, घर के फैमिली मेंबर्स कहीं घूमने गए हैं, पिकनिक पे चले गए, ठीक है। अब घर में छोटा बच्चा अकेले है, आज उसको पूरी आज़ादी मिल गई है खेलने की। अब वो बेड पर चप्पल पहन के, जूता पहन के चढ़ गया, पीलो को इधर फेंक रहा है, तकिया उधर फेंक रहा है, रिमोट इधर फेंक रहा है टीवी का। आज अकेले है, अव्यवस्थित है। लेकिन जैसे ही पता चला कि गार्जियंस आ गए, गाड़ी का हॉर्न बजा गेट पर, बच्चा तुरंत सब कुछ हर जगह रख देता है। यानी उसके ऊपर एक प्रेशर बढ़ गया कि अब मार पड़ेगी। यानी प्रेशर बढ़ा तो व्यवस्थित होने लगी चीज़ें, और जैसे प्रेशर हटा था चीज़ें अव्यवस्थित होने लगी थी। तो आप प्रेशर बढ़ाओगे, रिएक्शन को अगर प्रेशर दोगे तो मॉलिक्यूल्स बिल्कुल व्यवस्थित हो जाएंगे, मॉलिक्यूल ऑर्डर्ड में आ जाएंगे, और जैसे ही मॉलिक्यूल ऑर्डर्ड होने लगेंगे तो हमारा एंट्रोपी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, यानी एंट्रोपी लेस देन। हमें डिसऑर्डरनेस बढ़ाना है, डिसऑर्डरनेस बढ़ेगा तो एंट्रोपी बढ़ेगी। अगर सिस्टम ऑर्डर्ड होने लगेगा तो एंट्रोपी डिक्रीज कर जाएगी। किसी रिएक्शन में अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी नंबर ऑफ एटम्स बढ़ेंगे, मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे, तो उस रिएक्शन की एंट्रोपी बढ़ जाएगी। और अगर मॉलिक्यूल्स घटेंगे तो रिएक्शन की एंट्रोपी घट जाएगी। जैसे
हमारे पास रिएक्शन है, N2 रिएक्शन कर रहा है 3 मोल H2 से और बना रहा है 2 मोल ऑफ अमोनिया। लीजिए, अब आपसे पूछ रहे हैं बताओ रिएक्शन की एंट्रोपी बढ़ रही है कि घट रही है? बताओ। अब 4 मॉलिक्यूल थे, 3 हाइड्रोजन के 1 नाइट्रोजन के, 4 मॉलिक्यूल उछल कूद रहे थे, प्रोडक्ट में 2 मॉलिक्यूल हो गए, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में गए मॉलिक्यूल्स के नंबर घट गए, तो अव्यवस्था घट गई। 4 लोग ज़्यादा कूदेंगे, 2 लोग कम कूदेंगे, ठीक है? तो एंट्रोपी क्या हो गई? डेल्टा एस इज लेस देन 0, एंट्रोपी रिएक्शन की घट गई। लीजिए, यह रिएक्शन को रिवर्स करके आप देखिएगा। अब हमारे पास 2 मोल अमोनिया है और हम इससे बना रहे हैं N2 प्लस 3 मोल H2। अब देख लीजिए, यहाँ पर रिएक्टेंट में 2 मोल मॉलिक्यूल्स हैं और यहाँ प्रोडक्ट में 4 मोल हो गए। बताइए रैंडमनेस बढ़ेगा कि घटेगा? अव्यवस्था बढ़ेगी, यानी एंट्रोपी डेल्टा एस इज ग्रेटर देन 0। यही चीज हम आपसे बच्चों कह रहे हैं। जैसे जैसे रिएक्शन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे तो एंट्रोपी बढ़ेगी, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स घटेंगे प्रोडक्ट्स में तो एंट्रोपी डिक्रीज कर जाएगी। अब अगला एग्जांपल जो कई बार आपके नीट के आईटी में भी पूछा गया है क्वेश्चन, कि हमारे पास है रा एग, हमारे पास अंडा है, एग है, और ये अंडा कच्चा अंडा है, रा कच्चा अंडा है, इसको हमने बॉयल कर दिया। अब ये है एग, लेकिन ये बॉयल एग है। तो कह रहे हैं कि शुरू में अंडा कच्चा है, अंडे को बॉयल कर दिया, बताओ एंट्रोपी बढ़ी कि एंट्रोपी घटी? दैट इज अ क्वेश्चन। कई बार आपके एग्जाम में आया क्वेश्चन है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कच्चा अंडा है, आपने इसको बॉयल कर दिया, अब बॉयल्ड एग हो गया, तो एंट्रोपी बढ़ी कि घटी? अब बच्चे बोलते हैं सर एंट्रोपी घट गई। बच्चे तुरंत बोल देते हैं एंट्रोपी घट गई, क्योंकि उनके दिमाग में आता कच्चा अंडा है, इसके अंदर लिक्विड है, और जब बॉयल कर देंगे तो लिक्विड जम जाएगा, तो फिर मॉलिक्यूल इधर उधर नहीं भागेंगे, अव्यवस्था कम हो गई, अव्यवस्था कम हो गई तो एंट्रोपी घट गई। बच्चे बोलते हैं एंट्रोपी इज लेस देन 0, लेकिन 100% गलत जवाब। एंट्रोपी बढ़ गई। कैसे? सोचने का तरीका। तो इस सिस्टम की एंट्रोपी क्या हो गई? ग्रेटर देन 0। यानी जब आपने अंडे को बॉयल कर दिया तो एंट्रोपी इंक्रीज कर दी। कैसे? अब जरा सोचिएगा, सोचने का तरीका चेंज कर दीजिए। हमारे पास रा एग था, कच्चा अंडा था, जब आपने उसको बॉयल किया, और आपको ये बात पता है अंडे के अंदर प्रोटीन है, और आपको ये भी पता है जो प्रोटीन होता है वो एमिनो एसिड से मिलके बनता है। तो बहुत सारे एमिनो एसिड्स के मॉलिक्यूल जब सीक्वेंस में लगते हैं तब किसी प्रोटीन का निर्माण होता है। क्योंकि आप लोग अगर बायोलॉजी थोड़ा बहुत जानते होंगे तो आपको पता होगा क्या होता है रिप्लिकेशन, क्या होता है डुप्लीकेशन, क्या होता है ट्रांसलेशन, ठीक है? तो इन सब चीज़ों में पढ़ाया जाता है। तो होता क्या है, जब आप अंडे को बॉयल कर देंगे तो जो प्रोटीन था, जो एमिनो एसिड लग के बने थे प्रोटीन, बॉयल करते ही, इतने टेम्परेचर देते ही सारे एमिनो एसिड ब्रेक कर जाएंगे, सारे बॉन्ड टूट जाएंगे। अब कोई एमिनो एसिड इधर चला गया, कोई उधर चला गया, इधर ग्लाइसिन आ गया, प्रोलीन आ गया, एस्पार्टिक एसिड आ गया, जितने भी एमिनो एसिड हैं सारे अमीनो एसिड्स डिफरेंट अरेंजमेंट में आ गए, सब इधर उधर भाग गए। तो रैंडमनेस बढ़ गई, और रैंडमनेस बढ़ गई तो फिर बॉयल्ड एग करने पर एंट्रोपी इंक्रीज कर गई। ऐसे सोचना है। प्रोटीन का सिस्टम डिस्टर्ब हो गया आपके अंडे को गर्म करने से, अंडे को बॉयल करने से। कुछ और एंट्रोपी के एग्जांपल, जैसे क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर हमेशा याद रखिएगा, जब भी कंपनी में शुगर का क्रिस्टलाइजेशन किया जाता है तो क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर के लिए एंट्रोपी हमेशा घट जाती है, यानी एंट्रोपी इज लेस देन 0 हमेशा। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है, सब आईटी के सवाल हैं, नीट के क्वेश्चंस हैं। और अगला एग्जाम्पल, अब अगला क्वेश्चन, हमारे पास रबड़ है और इस रबड़ को स्ट्रेच कर दिया, ये है रबड़, लेकिन ये स्ट्रेच रबड़, यानी हमारे पास जो रबड़ था पहले सामान्य अवस्था में था, अब हमने रबड़ को खींच दिया। तो पूछ रहे हैं बताओ एंट्रोपी बढ़ी कि एंट्रोपी घट गई? बच्चे बोलते हैं कि एंट्रोपी बढ़ गई सर, लेकिन जैसे ही आप रबड़ को खींचेंगे
इसके लिए एंट्रोपी जो होगी वो तुरंत घट जाएगी, क्योंकि जैसे ही आप किसी रबड़ को स्ट्रेच करेंगे, रबड़ के जितने मॉलिक्यूल हैं अपनी एग्जैक्ट पोजीशन ले लेंगे। पहले लुंज पुंज थे, लेकिन रबड़ को खींचेंगे तो सारे के सारे मॉलिक्यूल अपने राइट पोजीशन पर आ जाएंगे, यानी वेल ऑर्डर्ड हो जाएंगे, यानी बिल्कुल सही स्थिति में आ जाएंगे। और स्थिति सही होते ही एंट्रोपी घट जाएगी। हमें स्थिति बिगाड़नी है, तब एंट्रोपी बढ़ेगी। अब एक चीज बच्चों हमेशा हमें पता रहता है कि एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज इक्वल टू, यूनिवर्स कैसे बना है, एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग। तो अगर हमें सिस्टम की एंट्रोपी है, सराउंडिंग की एंट्रोपी है और उससे मिलके बन गया यूनिवर्स की एंट्रोपी, तो एक चीज हमेशा आप याद रखेंगे कि जो यूनिवर्स की एंट्रोपी होती है, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, वो हमेशा आती है पॉजिटिव। यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा पॉजिटिव होती है, यानी ग्रेटर देन 0। क्योंकि पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ कितना डिस्टर्बेंस है, आप कितनी चीज़ों को अरेंज कर पाएंगे। आप अपने रूम को, घर को, मकान को, कॉलेज को अरेंज कर सकते हैं, पूरी दुनिया को तो आप अरेंज नहीं कर सकते। तो पूरे यूनिवर्स की, पूरे ब्रह्मांड की एंट्रोपी हमेशा क्या होती है, इंक्रीज करती रहती है। इसीलिए यूनिवर्स की एंट्रोपी ऑलवेज क्या आती है, पॉजिटिव। तो जो आज के वीडियो को यहीं पर रखते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन हिट करिए और लिंक को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।